हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, पावर शेयरिंग। और देखो, मैं बात आपको साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी अपना काम ईमानदारी से करूँगा, आपको भी ईमानदारी से करना है। मतलब मैं भी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, आपको भी ईमानदारी से पूरी वीडियो देखनी है। और देखो, ऐसा है कि मैं जितना अपना बेस्ट होगा मैं आपको देने वाला हूँ। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी है। अगर हाँ, इसके बाद तुमको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो दूसरी वीडियो खोल कर भी मत देखना। मैं तुमसे साफ कहता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक केस स्टडी पढ़ चुके थे। वो केस स्टडी थी हमारी श्रीलंका की। कहाँ की थी? श्रीलंका की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेल्जियम की, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग होती क्या है, ठीक है, और पावर शेयरिंग होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बट मैंने उससे पहले ये बात बताई थी कि इसके लिए हमें दो केस स्टडी पढ़नी पड़ेंगी, एक श्रीलंका की और बेल्जियम की। उस केस स्टडी पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन हमारा निकल कर के आएगा, उससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई, बट वहाँ पर पावर शेयर नहीं की उस वहाँ की गवर्नमेंट ने। वहाँ जो माइनॉरिटीज़ थी उसका पार्टिसिपेशन नहीं था वहाँ की गवर्नमेंट में। उसका ये हुआ कि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप बनकर के तैयार हुए और सिविल वॉर तक की नौबत आ गई। बट यहाँ पर बेल्जियम की सिचुएशन पढ़ते हैं, बेल्जियम की सिचुएशन क्या है। तो पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, बेल्जियम एक कंट्री है। बेल्जियम एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। कितनी है बच्चे? 1 करोड़ पॉपुलेशन है उसकी। और एक बात और ध्यान रखना, ये हमारे, ऐसा समझिए, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो हमारे एक स्टेट हरियाणा के लगभग इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉल कंट्री है। तो भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके आसपास कंट्री कौन कौन से हैं। तो देखो, यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो, ये चीज़ें हमारे लिए जो है ना, ये हमारे लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ से जो बेल्जियम है वो कुछ कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसमें हमारा नीदरलैंड आएगा, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा और लग्जमबर्ग आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने एक चीज़ बताई थी भाई, कहीं की भी हमें प्रॉब्लम पढ़नी है, इंडिया की प्रॉब्लम पढ़नी है, तो इंडिया की सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया के लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी। वही हमने श्रीलंका की पढ़ी थी, वही हम क्या पढ़ेंगे, बेल्जियम की पढ़ेंगे। सब कुछ थीम वाइज चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ की सिचुएशन पढ़ना। बेल्जियम को हम देखो किस तरीके से बांट रहे हैं। बेल्जियम का एक हम लेंगे नॉर्दर्न पार्ट, एक लेंगे हम नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। एक लेने वाले हैं हम यहाँ पर इसका सदर्न पार्ट। क्या लेने वाले हैं भाई? सदर्न पार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट जरा रुकिएगा। तो एक लेने वाले हैं हम यहाँ पर इसका सदर्न पार्ट। तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो हम नॉर्दर्न पार्ट है ना, इसको यहाँ पर बोल रहे हैं फ्लेमिश रीजन में क्लासिफिकेशन किया। क्या बोल रहे हैं? फ्लेमिश रीजन। तो बेल्जियम का जो नॉर्दर्न रीजन है बच्चे, उसको क्या बोल रहे हैं? फ्लेमिश रीजन। और इसी फ्लेमिश रीजन के अंदर इसकी जो कैपिटल है ना, कैपिटल ब्रुसल्स, कैपिटल याद रखना, कैपिटल ब्रुसल्स, वो भी इसमें लाई कर रही है, वो भी इसमें लाई कर रही है, ठीक है। और इसका जो सदर्न पार्ट है, इसका जो बच्चे सदर्न पार्ट है, उसको बोल रहे हैं हम वेलोनिया रीजन। कितने बच्चे? वेलोनिया रीजन, ठीक है। अब देख, इसका यहाँ थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ना, यहाँ की क्या चीज़ें हैं, क्या लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो एथनिक कंपोजिशन था, जैसा मैंने बताया था कि डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, तो यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन था, यहाँ भी और तुम्हारा श्रीलंका के अंदर भी। तो यहाँ देखिए 59 पीपल जो है ना, 59 पीपल वो इतने रीजन में रह रहे हैं, कैपिटल को छोड़ करके, ठीक है, कैपिटल को छोड़ करके। और वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं बच्चे? वो लैंग्वेज बोल रहे हैं कितनी, कौन सी? डच, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी 40% लोग जो हैं, 40% जो है वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। बाकी बच्चे लोग यहाँ रह रहे हैं कैपिटल के अंदर। देखो, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम पूरे वेलोनिया रीजन की बात करें, तो वेलोनिया रीजन की, अगर इस रीजन की बात करें कैपिटल को छोड़ करके, तो यहाँ पे जो है ना डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं, डच स्पीकर्स ज़्यादा। बट अगर हम 1% अगर लोग की बात करें तो कैपिटल के अंदर रह रहे हैं। लेकिन उन 1% में बच्चे, उन 1% में जो तुम्हारे 80% लोग हैं ना, जो 80% लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि इतने रीजन में डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं। बट ये जो बीच वाला पार्ट है, जो ये वाला बीच वाला पार्ट है तुम्हारा, इसमें कौन से लोग हैं? इसमें तुम्हारे कौन से? फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। बाकी देखो आगे, आगे हम अगर देखते हैं 20% यहाँ पर डच स्पीकर्स रह रहे हैं।
और यहाँ पर वेलोनिया में 40% क्या है, हमारे फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पर ज़्यादा जो चलेगी वो डच स्पीकर्स की चलेगी। अगर ऐसा हम कुछ पढ़ रहे हैं तो या तो यहाँ पर ऐसा होगा कि यहाँ भी सिविल वॉर की नौबत आ जाएगी इसकी वजह से, या यहाँ चीज़ें जो है अकोमोडेट कर ली जाएंगी। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर जो ज़्यादा चलेगी वो किसकी चलेगी, वो यहाँ पर चलेगी फ्रेंच स्पीकर्स की, और यहाँ भी फ्रेंच स्पीकर्स की। तो हम कंडीशन देखते हैं कि आखिरकार यहाँ बेल्जियम के अंदर हुआ क्या था। तो ये देखिए इसका एथनिक कंपोजिशन आ गया, इसका एथनिक कंपोजिशन आ गया जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख सकते हो। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लो या इसको लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा। इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ की। देखो प्रॉब्लम समझो, पहले प्रॉब्लम समझेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, यहाँ पर जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो क्या थी, रिलेटिवली रिच थी, मतलब वो लोग अमीर थे। वो कैसे थे, पावरफुल। देखो वही वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा आ जाता होगा उन लोगों की ज़्यादा चलेगी। तो एक बात ध्यान रखना, फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे बट अमीर थे, इसलिए क्या था, पावरफुल थे। क्या थी, पावरफुल, उनके हाथ में पावर थी भैया, पावर थी। ठीक है, पावर से सब कुछ होगा, पावर उनके हाथ में थी। तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो डच स्पीकर्स थे, डच स्पीकर्स जो थे वो नाराज थे, क्योंकि उनकी लाठी जबर थी। तो सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एजुकेशन सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, वो किनको ज़्यादा मिलती थी भैया, जिनका डंडा जबर है, मतलब जो पावरफुल ज़्यादा हैं, जो माइनॉरिटी के पैसे वाले लोग थे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर ऐसा हो रहा तो डच स्पीकर्स इससे क्या होंगे, नाराज होंगे, नाराज होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, 1950 और 1960 के टाइम पर क्या हुआ, 1950 1960 के टाइम पर क्या हुआ कि इन दोनों ग्रुप में क्या हुआ, जो टेंशन थी ना, जो टेंशन थी वो बढ़ने लगी। टेंशन का मतलब यह है कि भैया कि अब लड़ाई वाली नौबत आ चुकी है, अब लड़ाई वाली नौबत आ चुकी है। ठीक है, किस किस के बीच में, डच स्पीकर्स के और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, टेंशंस ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, बट टेंशंस जो है ना ज़्यादा नहीं पड़ पाई, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए। क्या लिए भैया, वहाँ कुछ स्टेप लिए गए बेल्जियम के लिए। बेल्जियम में चीज़ें अकोमोडेट कर ली गई। अब किस तरीके से अकोमोडेट कर ली गई, देखो 1970 और 1993 में, ठीक है, वहाँ कहा भाई ऐसा है कि अगर डच स्पीकर्स के लिए अगर मान लो वो एंग्री हो रहे हैं, वो नाराज हैं इस चीज़ से, तो हम रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन अपने कंट्री के अंदर जैसा वहाँ नौबत आई ना श्रीलंका जैसी, वैसी नहीं होने देंगे, साफ सीधी बात है। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। भैया कितनी बार किया, ये देख लो, कितनी बार किया, कितनी बार किया बच्चे, ये किया कितनी बार, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, यहाँ पर देखो ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। 4 टाइम्स उन्होंने क्या किया, इसको अमेंड किया। ठीक है, किस लिए किया, बस उनका ये था कि भैया जो टेंशन बढ़ रही है ना वो नहीं बढ़े, और लोग जो है ना एक साथ जो है ना लाड प्यार से रहें, लाड प्यार से रहें। ठीक है ना, लाड प्यार से रहें। दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन डेट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर। दूसरा क्या हुआ, देखो वहाँ ये हुआ कि भैया ऐसा है, ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट एक ही इंटरेस्ट, एक ही ग्रुप के लोगों का इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी, बाकी के हितों का ध्यान ही नहीं रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं जहाँ पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वहाँ पर जब भी पॉलिसी बनेगी तो वहाँ ऐसा नहीं होगी पावर एक के ही हाथ में होगी, फ्रेंच के। ठीक है, वहाँ पर पावर जो है ना जितनी डच के हाथ में है उतनी फ्रेंच के हाथ में होगी, क्योंकि स्पीकर्स भैया जो मतलब मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं। जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो दोनों के फेवर में बनाई जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मैनी पावर्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट भी बना दी गई भैया। उधर की देखो प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, और यहाँ बीच में कुछ और प्रॉब्लम थी। तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई कि भैया अपने अपने तरीके से तुम रूल कर सकते हो, बट रूल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ किसी भी ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ कुछ किसी भी ग्रुप को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है अलग अलग ग्रुप में। क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है। ठीक है, और ब्रुसेल्स की कंडीशन अलग थी। वहाँ ब्रुसेल्स की कंडीशन हुआ थी, वहाँ फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे। ठीक है, वहाँ डच स्पीकर्स कम था। तो वहाँ क्या हुआ भैया, उसकी सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई। ठीक है, कि तुम अपने जो है ना अपनी चीज़ें अपने तरीके से चलाओ। ठीक है, अपनी चीज़ें अपने तरीके से चलाओ। और दोनों कम्युनिटीज़ को क्या दे दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया बच्चे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, ताकि किसी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से प्रॉब्लम ना हो और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर भारी ना पड़े। बात समझ में आई,
बात समझ में आई भैया? ठीक है। अब क्या हुआ, देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, मतलब अलग अलग कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि भैया ऐसा है, कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। ऐसा होगा कि एक ग्रुप के अगर एक ग्रुप के साथ कुछ गलत होगा तो वो ग्रुप जो है ना, जो ग्रुप हमने बनाया वो उसकी आवाज़ उठाएगा, वो उसकी आवाज़ उठाएगा। उससे क्या होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ पाएंगी। इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये था कि भैया वहां पर श्रीलंका के अंदर ऐसी पावर शेयरिंग नहीं हो पाई, तो वहां पर क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। यहाँ टेंशन बढ़ी। अगर यहाँ भी नहीं होती तो यहाँ भी सिविल वॉर हो जाता, सिविल वॉर हो जाता, आपस में कम्युनिटी लड़ने स्टार्ट कर देती। बट यहाँ पर नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। कहाँ कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी और कैपिटल गवर्नमेंट, और साथ में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई कि ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो अगर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं तो यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन बना सकता कि पावर शेयरिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। तो तुम्हें पावर शेयरिंग तो समझ में आई कि पावर का डिवीजन, ठीक है, एक ग्रुप से अनेक ग्रुप है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में एक हाथ में से बहुत सारे हाथों में हमने क्या कर दी, पावर शेयर कर दी। ठीक है, ताकि वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके हर जगह। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पावर शेयरिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, पावर शेयरिंग के क्या मेरिट्स हैं, या वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तीनों का मतलब एक सही निकलता हुआ आ रहा है, तीनों का मतलब एक सही निकलता हुआ आ रहा है कि भैया पावर शेयरिंग के हमें कुल मिलाकर फायदे लिखने हैं, फायदे निकले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज, हम एडवांटेजेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो या अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज। ठीक है, फिर उसके बाद हम पॉइंट लिखने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का क्या मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी जो है खाली अकेली बैठ करके अपने फेवर में डिसीजन नहीं ले पाएगी। वहां जो है अलग मिनिस्टर्स भी होंगे तो दोनों की फेवर में डिसीजन लिए जाएंगे। बात सीधी सी बात है, मतलब वो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर हैवी नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई। दूसरी चीज है कि रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब सीधी सी बात है कि भैया पावर शेयरिंग हो गई तो जो वहाँ के डच स्पीकर्स थे, जो डच स्पीकर्स थे और जो तुम्हारे फ्रेंच स्पीकर्स थे, तो उनके बीच में जो सोशल डिफरेंसेस था, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो क्या कर होंगे, रिड्यूस, मतलब कम हो गई। ठीक है, कम हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट की स्पेलिंग सही कर लेना, CONFLICTS। ठीक है, FLICTS, कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या हुई, वो कम हो गई, मतलब कम कर देती है पावर शेयरिंग। ठीक है, उससे क्या है, सारे ग्रुप्स का इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होंगी, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगी। सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल ऑर्डर की, वो भी क्या होगी बच्चे, अचीव्ड होगी। वो भी क्या होगी, अचीव्ड होगी। सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अगला क्या है, दिस इज रियलाइज डेट, आगे है दिस इज रियलाइज डेट यूनिटी ऑफ अ कंट्री इज ओनली पॉसिबल बाय रेस्पेक्टिव फीलिंग इंटरेस्ट इन कम्युनिटी। पावर शेयरिंग होगी, पावर शेयरिंग होगी तो उससे क्या होगा कि भैया सारी कम्युनिटी प्यार लाड से रहेंगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, यूनिटी भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, मतलब कंट्री यूनाइट होगा, कंट्री यूनाइट होगा, वो टूटने पर मजबूर नहीं होगा। जैसे भैया बहुत सारी चीज़ें देखो, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान टूट गया। ठीक है, उन्होंने उनकी कल्चर का ख्याल नहीं रखा। तो जब आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो टूट गया। ठीक है, तो अगर ये कर लेता तो प्यार लाड प्यार से रहते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अगर पावर शेयरिंग के टाइप की बात करें तो पावर शेयरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है, देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक होगा लेजिस्लेचर, एक होगा एग्जीक्यूटिव, एक होगा जुडिशियरी। ठीक है, एक होगा जुडिशियरी। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर क्या करेगी, कानून बनाने का काम करेगी, एक ग्रुप को दे दिया हमने उसको लागू करने का, एक को उसको चेक करने का। तो चीज़ें जो है बैलेंस रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर चेक करती रहेगी। ठीक है, ये इसको, ये इसको। ठीक है, लेजिस्लेटिव भी एग्जीक्यूटिव को चेक करेगी। कैसे कि एग्जीक्यूटिव जो भी कानून लागू करते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी करते हैं, उसको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के। पता ना कि पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये एग्जीक्यूटिव्स का, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उनको जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर के अंदर। लेजिस्लेचर में हमारी अपोजिशन पार्टी भी होगी, तो एक तरीके से जवाबदेही बन रही है। बाकी लेजिस्लेचर कानून कैसे बना रही है, कानून कैसे बना रही है, मतलब विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है कि नहीं बना रही है, तो हमारी जुडिशरी साइड में बैठी है, हमारी जुडिशरी इसको चेक करने के लिए बैठी है। तो सब चेक एंड बैलेंस वाला मॉडल चलता है। वर्टिकल मतलब है ये डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। वर्टिकल का मतलब है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल, स्टेट और हमारे जैसे पंचायती राज चलता है। इस तरीके से पावर शेयर कर दो। ठीक है, वो अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, अपने अपने जो भी चीज़ें हैं उनको चलाएंगे। ठीक है,
तो जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम है ना, जो ग्राउंड लेवल पर ग्रुप्स हैं रहते हैं, कम्युनिटी रहती हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से सोल्व हो पाएंगे, अच्छे से सोल्व हो पाएंगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि कहाँ पर हुआ था भैया, जैसे कि कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था हमारा कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो बेल्जियम वालों ने समझ लियो चीज़ें नहीं कही, ठीक है, उन्हें फ़ायदा पता थी, फ़ायदा पता थी, तो भैया ऐसा है, तो आप इसको उतार सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वाकई में यार लिख दो कमेंट्स में कि हाँ सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास था, आपने जो वादा किया था वो वादा हो चुका है, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पर जल्दी बनाएंगे, और आप इसको नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में आपको क्या है नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक